लेफ्ट की पार्टियां फिलिस्तीन का समर्थन करके वहां सरकार नहीं बना सकती हैं, उसी तरीके से हिंदू देवी देवताओं को गाली देकर भी यहाँ राजद सरकार नहीं बना अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है। बिहार में ये सरकार मोदी और भाजपा को रोकने के लिए बिहार में बनाई गई सरकार है, और यहाँ जबरदस्ती का जोड़कर समीकरण बनाया गया है महागठबंधन। अरे रत्नेश जी, भाजपा के पास उतने मुद्दे नहीं जितना मुद्दा सीपीआई के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा को फर्क पड़ता है सीटेट और बीटेट के लोगों के लिए। नियोजित शिक्षकों के बारे में कोई लड़ाई लड़ रहा है क्या? एक दिन लड़ने गए, एगो कार्यकर्ता उसमें शहीद करा लिया अपना, वो फर्जी लड़ाई। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कि हम सीपीआई के साथ चले जाएंगे, हम सीपीआई को साथ रखेंगे, लेकिन सीपीआई और नीतीश कुमार का कोई नेचुरल अलायंस नहीं है। सदन में मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो लॉजिक दे रहे थे सीपीआई के वो लेफ्ट के नेता कि मौन रखना चाहिए था। अरे किसके लिए मौन रखिएगा? तो कह रहे हैं जब फंस गए तो कह रहे हैं कि ट्रेन हादसा होता उसके लिए मौन रखना चाहिए था। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करेंगे खबरों की चीड़फाड़। बिहार में एक राजनीति काफी ज्यादा इस वक्त गर्म बना हुआ है कि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के मंच पे जाते हैं। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के मंच पे जाकर जिस तरीके से भाषण देते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार सीपीआई के मंच का बखूबी इस्तेमाल करते हैं और सीपीआई के मंच से कांग्रेस को जिस प्रकार से उन्होंने हड़काया, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पर जिस तरीके से वो फायर हुए, क्या ये मिसफायर जो कहा जाता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया देना, कि कांग्रेस के द्वारा नीतीश कुमार को नहीं बुलाया जाना और उस मंच पर लालू प्रसाद यादव को मुकुट पहना के सम्मानित करना। अब देखिए, बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी या फिर कांग्रेस हो, इन तमाम लोगों के साथ बढ़ रहा है, ऐसे में चिंताएं भी बढ़ रही हैं कि क्या होने वाला है। जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव कांग्रेस से सेटिंग कर लिए हैं, तो नीतीश कुमार सीपीआई से प्यार काफी ज्यादा दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि इनसे रिश्ता हमारा काफी पुराना है, इन्होंने हमारे चुनाव जिताने में काफी मदद किया था। पंचनामा जो है आज का इसी पे विशेष रहेगा। देखिए, विधानसभा का सत्र भी आज था और सत्र में कई तरह की बातें हुई हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं चीड़फाड़ करेंगे। लेकिन जो चर्चाएं हैं कि कांग्रेस लालू के सेटिंग का जवाब नीतीश सीपीआई का तीसरा मोर्चा क्या हो सकता है, चलिए सीधे अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर के पास चढ़ते हैं। सर से पूछते हैं कि सर, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के मंच पे अपनी ताकत दिखाते हैं, नीतीश कुमार सीपीआई के मंच का काफी इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस को ही हड़का देते हैं, ये क्या मतलब सीपीआई के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे की तैयारी में है क्या नीतीश कुमार? देखिए, एक बात यहाँ ये बता दूं कि ये दोनों अपने स्वभाव के विपरीत का है। ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी की तरह नीतीश कुमार जहाँ जाते हैं तो ये कहते हैं यार यहाँ से तो मेरा पुराना रिश्ता है, हम तो यहाँ आते जाते रहे हैं, हम तो बचपन में यहीं रहते थे, यही सब कहते हैं वो। जैसे मोदी जी हैं वैसे ही ये हैं। जदयू के लोग बहुत अंतर दिखाने की कोशिश करते हैं, अरे कहाँ नीतीश जी, कहाँ मोदी जी। भाजपा वाले कहते हैं कहाँ मोदी जी, कहाँ नीतीश जी, कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है जी, बराबरी में कहीं। लेकिन सच्चाई है कि दोनों एक ही हैं। मैं बार बार कहता हूँ और मैं कहता ही रहूंगा। जी जी जी, बिल्कुल सर। एक जैसे क्यों है? क्योंकि सीपीआई से नीतीश कुमार की कोई दोस्ती दूर दूर तक नहीं है। नीतीश कुमार के संविधान में और सीपीआई में और नीतीश कुमार इतनी समानता है कि नीतीश कुमार के संविधान में पहले पन्ने पर 3 बार सेकुलर शब्द लिखा हुआ है, इतना ही। और वो सेकुलरिज्म का जीता जागता एग्जाम्पल बनने की कोशिश करते हैं सीपीआई वाले लोग। इतने सेकुलर हो जाते हैं, इतने सेकुलर हो जाते हैं कि कभी कभी इनका सेकुलरिज्म बॉर्डर क्रॉस कर जाता है। कभी बहुत खुश हो जाते हैं आप, तो आप बता नहीं पाते अपने बगल वाले को, लेकिन आपकी खुशी इतनी होती है कि बगल वाला भी एक्साइटेड रहता है, अरे हाँ बता ना भाई, बता ना भाई, बताते हैं भाई, रुको ना, बताते हैं। वो वाला एक्साइटमेंट रहता है। फिलिस्तीन, गाजा, कहाँ बम गिर रहा है, कहाँ लड़ाई हो रही है, और मुद्दा कहाँ उठ रहा है? बिहार विधानसभा में। ऐसी बात इसको कहा जाएगा कि मतलब ऑस्ट्रेलिया में बारिश हो रही हो और बिहार में छाता लेके निकलिए घर से आप अपने। जी, इंटरनेशनल मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल। यूक्रेन और रशिया में भी लड़ाई हुई थी। यूक्रेन के साथ जो किया है रशिया ने वो भी आपको पता है जी। कोई नहीं बोला। यहाँ क्यों बोल रहे हैं पता है? क्योंकि यहाँ मुसलमानों पर तथाकथित रूप से बम गिर रहा है। इजराइल
अपने देश के नागरिकों के मौत का बदला ले रहा है। बम गिरा के। मौत भी नहीं कहूंगा, मर्डर का। दिन दहाड़े पूरी दुनिया ने देखा। और वो बेशरम है, बेहया है, जो समझ नहीं रहा है कि किसी राष्ट्र के नागरिकों को आतंकवादियों ने मारा, जिसका महिमा मंडन उस राष्ट्र में जहां आज बम गिर रहे हैं लोगों ने किया। किस नाम पर? अनफॉर्चुनेटली इस देश में बहुत अलग तरीके के मुसलमान रहते हैं। ये जिन मुसलमानों की चर्चा आप सुनते हैं, गाजा, फिलिस्तीन, हमास, ये आईसिस, बोको हराम, ढिमका फलना, ये वो नहीं है। हमारे मुसलमान अलग हैं। बिल्कुल सर, वो भारतीय मुसलमान हैं। वो वैश्विक राजनीति में इंटरेस्ट जरूर लेते हैं। कई बार इसका एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हो जाता है, एक ब्रेन वॉशिंग का हिस्सा। कोई यहां से उठ के आईसिस ज्वाइन कर लेता है, कोई यहीं बैठे बैठे बम फोड़ देता है, कोई इजराइल हमास का समर्थन करने लगता है, कोई आईसिस का समर्थन करने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि इस देश की बड़ी जनसंख्या मुसलमानों की इनके साथ खड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े मुस्लिम लिटरेचर ये जानने वाले लॉरेट वो लिख रहे हैं कि इजराइल हैज एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। एक लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट पहले से चल रही थी, पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर को लेकर लड़ाई चल रही है ना। ये लड़ाई तो अनवरत चलती आ रही है। पाकिस्तान ने भारत के सैनिकों पर हमला किया पुलवामा में। भारत ने क्या किया? निस्तो नाबूद कर दिया घर में घुसकर। उसमें सिविलियन भी मरे होंगे। काहे नहीं किसी को हिम्मत हुआ बोलने का? 5 साल 10 साल जब उसका भाजपा फायदा उठा ली, सब कुछ हो गया, तब आज कुछ लोगों को सुनते हैं, उसमें भी आवाज उठाते हैं कि जानबूझकर भाजपा ने कराया। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मैंने भाजपा ने प्लान्ड वे में अपने ही सैनिकों को मरवाया। बिना तथ्य की इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा आरोप लगाना कितना तक, कहां तक जायज है? लेकिन जनरल वे में मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस देश के मुसलमानों ने कहा कि पाकिस्तान के मुसलमानों पर क्यों हमला कर रहे हो? नहीं, क्योंकि हमारे सैनिकों को, हमारे सिविलियंस को मारा था पाकिस्तान, मारा था। बिल्कुल बिल्कुल सेम यही स्थिति वहां की है। वहां का वो इंटरनेशनल मैटर है। इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई इस देश की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। हम इजराइल के एलाइज हैं, इंटरनेशनलाइज रहे हैं शुरू से। इजराइल गलत करेगा तो भारत ने यूएन में क्या किया आपको पता है? ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, या फिलिस्तीन करने वाले लोगों को नहीं पता होगा। इजराइल का भारत ने समर्थन नहीं किया यूएन में। जब पूरे देश के अमेरिका तक सपोर्ट कर रहा था इजराइल का, भारत ने समर्थन नहीं किया। भारत ने विड्रॉ किया, न्यूट्रल रहा भारत ने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो नागरिक इजराइल के मारे गए, उन नागरिकों की बात यूएन में क्यों नहीं उठाई जा रही है। गाजा में आज जो हो रहा है, भारत पहला देश है जिसने कहा कि पानी और जो खाद्य पदार्थ है इनको रोकना नहीं चाहिए। ये न जानिए, ये न जानिए, यहां से बैठे बैठे राजद, सीपीआई, कांग्रेस अगर फिलिस्तीन का समर्थन करती है तो बहुत बढ़िया बात। तो जदयू के नेता ने कह दिया, संजीव सिंह जो प्रवक्ता विधायक है, कि इनको गाजा भेज देना चाहिए, जाके लड़े वहां। फर्जी सेकुलरिज्म नहीं। अगर वास्तविक तौर पर गाजा के लिए दुख हो रहा है तो जाइए, जाके अपनी संपत्ति दान कीजिए, उनको दान कीजिए, वहां के मरने वाले लोगों को और उनके परिवार वालों को वहां रोटी पहुंचाइए, रसद पहुंचाइए। जाइए ना, युद्ध में लोग सेवा नहीं करते हैं, करते हैं, आप जाके कीजिए। नहीं करेंगे क्योंकि लग्जरी गाड़ी में बैठकर यहाँ के मुसलमानों का ब्रेन वॉश करते हैं कि हम तुम्हारे ही लिए नहीं, तुम्हारे दूर के मुंह बोले रिश्तेदारों के लिए भी। वो रिश्तेदार नहीं मानता है मुस्लिम यहाँ का, जबरदस्ती जुड़ा जाता है। तुम भी मुस्लिम हो ना, तो वो भी मुस्लिम है ना, तो उसके लिए हम देखो सोचते तुम्हारे ही लिए नहीं, ताकि तुम सिंपैथाइज होकर हमको वोट कर दो, और फिर हम ये राजनीति अधूरत चलाते रहो, तुमको देशद्रोही साबित करते रहे। सर एक चीज हम यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज जोड़ना चाहेंगे। जो चर्चा अभी सीपीआई की हो रही थी, जो फिलिस्तीन का समर्थन इन्होंने कर दिया, तेजस्वी यादव कल श्री बाबू के कार्यक्रम राजद में करवाए थे, उनमें उन्होंने गोदी मीडिया पर बड़ा हमला किया। कहा कि जब दिखती है तो खबर पे दिखता है कि पाकिस्तान पे हमला, तो इधर हमला, हमको इससे क्या मतलब है, हमको बिहार में काम करना है। तो सीपीआई से बोलना चाहिए ना उनको कि बिहार में कहां से ले आए मुद्दा। जी सदन में मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो लॉजिक दे रहे थे सीपीआई के वो लेफ्ट के नेता कि मौन रखना चाहिए था। अरे किसके लिए मौन रखिएगा? तो कह रहे हैं जब फंस गए तो कह रहे कि ट्रेन हादसा होता उसके लिए मौन रखना चाहिए था।
तो बगल में आपके एक हिंदू राष्ट्र है नेपाल, वहाँ 3 दिन पहले भूकंप आया है, 130 लोग मरे, उसकी याद नहीं आई? कौन सेकुलर है जी आप? एक चश्मा से सेकुलर, एक से नहीं है का? दोनों में लगाइए लेंस सेकुलर वाला, तब न माना जाएगा। बाली, सुमात्रा, कई जगहों पे भूकंप रोज आ रहा है। काम मत कीजिए, आप बन जाइए एकदम, क्या बोलते हैं उसको, मौन रखने वाला सदन, और दिन भर मौन रखिए पूरी दुनिया के लिए। अरे काम करने के लिए आपको रखा गया, आप एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं। दरअसल देखिए, जो चाइनीज मीडिया, लेफ्ट के लोगों पर सबसे ज्यादा जो हमला हो रहा है आज, और इनकी विचारधारा का मजाक उड़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये खुद है। आज चाइनीज मीडिया कहे जा रहे हैं देश के एक बड़े हिस्से के पत्रकार, किनकी वजह से, कौन उनको कंट्रोल कर रहा है? आंख मूंद कर लेफ्टिस्ट की तरह काम करते हैं देश के एक बड़े हिस्से के पत्रकार, कि सरकार के खिलाफ बोलो। हम भी बोलते हैं सरकार के खिलाफ, 24 घंटा सरकार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन तर्क के साथ, बिना तर्क के ही बोल देना है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देना है, बिना 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 सांसदों के, बिना किसी सपोर्ट के। अरे रास्ता होगा ना, आप माध्यम बन सकते हैं। इस देश में विपक्ष को कमजोर जानबूझकर रखा जाता है, ताकि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उसके नाम पर अपनी राजनीति कर सके। खैर, हम इसमें ज्यादा क्या पढ़ेंगे। हाँ, एक तरफ जाकर कंट्रास्ट देखिए कि एक तरफ इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि बिहार के सदन के बाहर गाजा इजराइल की चर्चा शुरू हो जाती है, उसके लिए सिंपैथाइज लोग करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहीं पर राजद के एक विधायक हैं, क्या नाम है उनका? फतेह बहादुर। फतेह बहादुर, बहादुर तो है, बहादुर तो है, क्योंकि इस देश में हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाला बहादुर कहलाएगा। नाम भी बहादुर। हाँ, बहादुर कहलाना चाहिए, क्योंकि इतने हिंदू होते हुए भी हिंदुओं के धर्म को और हिंदुओं के भगवान को आप गाली दे सकते हैं। तब जब एक छोटा सा निपुर शर्मा ने कहा था एक बात, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे इस्लामोफोबिया नहीं है। मैं बैठ कर एक थाली में हिंदू, मुसलमान, एक सिख का खाना खा सकता हूँ। मुझे कोई भी धर्म, कोई भी जाति अपने से ऊंची या नीची नहीं लगती है, ये मेरा मानना है। और मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया। बहुत सारे मेरे बच्चे हैं, संजय में मेरा बेटा पढ़ता है, उसके कई मित्र हैं जो मुस्लिम हैं, मेरे खुद के मित्र कई मुस्लिम हैं, और बहुत अच्छे से मेरी उनके छठ में मेरे साथ खाए हुए। जाहिद नाम है उसका, आप तो जानते भी होंगे शायद, साइज से भी थोड़े हैवी थे। कई मुद्दों पर हमारा विवाद होता है। बिजनेस में भी हमारा बड़ा विवाद हुआ था, लेकिन कभी धर्म को लेकर विवाद नहीं हुआ था, कभी विवाद नहीं हुआ। जानते क्यों? क्योंकि वो भी भारतीय है, मैं भी भारतीय हूँ। हम सिंपैथाइज नहीं करते हैं, ना हम नेपाल के लिए सिंपैथाइज करते हैं, ना वो आईसिस के लिए सिंपैथाइज करते हैं। आज अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आईसिस, तालिबान। बिल्कुल, आपने देखा ना, उसके क्रिकेटर हमारे यहाँ आपके यहाँ शरण लेते हैं। बिल्कुल, वो अपने क्रिकेट में जितनी भी उनको उपलब्धियां मिली हैं, उसके लिए भारत को जिम्मेवार मानते हैं। भारत ने हमारा मदद किया। और वो दुश्मन किसे मानते हैं? इस्लामिक कट्टर टेररिस्ट। आज हमारे देश में हिंदुओं की इतनी जनसंख्या होने के बावजूद एक बड़ा हिस्सा देश में सेकुलर नेताओं का है, जो मुसलमानों के हक की बात हमेशा करते हैं, हिंदू होते हुए बात करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो तुष्टिकरण करते हैं, लेकिन उनकी बात कर रहा हूं जो ईमानदारी से खड़े होते हैं जी, जो दोनों समाज के लिए खड़े होते हैं जी। तो एक तरफ फतेह बहादुर ने कुछ दिनों पहले ही मैंने सुना था कि दुर्गा क्या है क्या नहीं है, काल्पनिक है, होती तो अंग्रेजों से लड़ाई। मैं छोटी सी बात पूछता हूँ, क्या ये बात पाकिस्तान में रहते हुए पैगंबर के लिए कह सकते थे? क्या ये बात मिडिल ईस्ट में वो कह सकते? खैर मिडिल ईस्ट में तो असंभव है, क्योंकि वहाँ इस निंदा कानून सिर कलम करने का है। बिल्कुल। अगर आप उनके किसी भी देवता को या पैगंबर को या पैगंबर के अनुयायियों को अगर आप कुछ भी बुरा भला करते हैं, छोड़िए सब कुछ, तस्वीर नहीं बना सकते उनकी। आप निर्गुण है, निराकार है। अगर आप उनकी तस्वीर बना देते हैं तो इतना ही काफी है आपको इस दुनिया से रुखसत होने के लिए, और वो उनके कानून में है। और आपके देश में इतने लिबरल हो गए हैं लोग कि आपके धर्म ग्रंथों की धज्जियां उड़ाते हैं, गालियां देते हैं। मैं मान लेता हूं, देखिए मुझे अच्छा लगा एक बात उन्होंने बहुत अच्छी, फतेह बहादुर की एक बात बहुत अच्छी लगी, एक बात बहुत शानदार लगा कि भगवान की पूजा मैं भी करता हूं। जी, मैं वही बात बोलने वाला था अभी। तो कौन सा भगवान का पूजा करते हैं इसका भी शोध होना चाहिए।
क्योंकि वो बोले कि भगवान की पूजा मैं भी करता हूँ। और जो अच्छी बात उन्होंने कही वो ये कही, बिचवलिया बिचौलिया। बिचवलिया जी जी जी। मैंने उनके कहने का मतलब कि मीडिएटर। मीडिएटर। तब बिचवलिया के बारे में वो कह रहे थे कि बिचवलिया जो है हमको उससे दिक्कत है। तो कौन बिचवलिया? तो लास्ट में कुछ पत्रकार लोग बोले ब्राह्मण, पंडित, तो बोले मैंने इशारे में कहे हाँ, जो मैं मानता हूँ कि एकदम सही काम उन्होंने कहा। मेरे और मेरे भगवान के बीच मीडिएटर की जरूरत नहीं मुझे। कोई बाबा आबा नहीं, कोई क्या बोलते हैं उनको, मौलाना, कुछ नहीं, फादर उधर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ, फादर मदर कुछ नहीं चाहिए। भक्त और भगवान के बीच सीधा संबंध होना चाहिए, आप जिनको मानते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी। लेकिन जो खास तौर पे मैंने देखा इंटेंशन, देखिए इंटेंशन तो बुझाया जाता है ना, हमला तो उनको करना था ब्राह्मणों पर ही। तो आप समझिए, कई लोग मुझसे फोन करके बोल रहे थे कि देखिए ना ब्राह्मण को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। ब्राह्मणों ने गलती की है तो 10,000 तो मिलेगी ही इसी जन्म में। लेकिन किन ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं? उन्हीं की पार्टी में बैठे हुए मनोज झा, उनकी बात कर रहे हैं वो। ये मनोज झा जो बिचवलिया है, ये लालू और उसके बीच में क्यों आता है? जी। लालू और बहादुर के बीच में बिचवलिया क्यों आता है मनोज झा? जी। हमसे ना पूछिए, हम ना विश्लेषक हैं, हम बताते हैं आपको। इनकी पार्टी में जितने भी ब्राह्मण हैं जी। उन सबको बिचौलिया कह रहे हैं, स्पष्ट। आपको हमको क्यों कहेंगे? मेरे तो जान पहचान भी उनसे नहीं, हम उनका क्या बिगाड़े हैं? बाकी ब्राह्मण का क्या बिगाड़े? कौन ब्राह्मण जाके बोला कि कहाँ जा रहे हो? अंदर मंदिर में पैसा निकाल। ये तो हुआ नहीं होगा कहीं। असो विधायक हों तो मैंने टाट ज्यादा हुई रही सी, 10 आदमी सहित घुसत हुई हैं कहीं भी। तो कहने का मतलब कि इन्होंने, आनंद मोहन जी ने कहा था मनोज झा को फिटकिरी, वैसे फिटकिरियों को एक के झाड़ू से आज बाहर दिया, कारपेट के बाहर, दुनिया से निकलिए, हटिए, आप राजनीति में नहीं हैं। लालू यादव मेरा डायरेक्ट संपर्क डायरेक्ट होते, क्योंकि यही आदमी ने कहा था कुछ दिन पहले लालू यादव एकमात्र भगवान है। हाँ, जी। तो भक्त और भगवान के बीच में कौन आ रहा है बिचवलिया? मनोज झा। जी। तो मनोज झा जैसे बिचवलियों को अपना ये दुकान कहीं और लगाना चाहिए। देखिए पहले एक इस पार्टी से भाग चुके हैं, सही विधायक जी, पिता पुत्र सहित भागे हैं वो लोग मनोज झा के नाम पर। एक और आदमी मनोज झा के नाम पर भाग जाएगा, अच्छा बात नहीं ना है। और देखिए चंद्रशेखर हों, ये हों, इनके ज्ञान में इतना ज्ञान है ना इनके पास कि इस ज्ञान की अलग से मुझे लगता है, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी था ना, ऐसी एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। और राजद में आते समय लोगों को किसी और चीज का नहीं, बल्कि उन्हीं किताबों का पढ़ना चाहिए और उसका प्रण लेना चाहिए कि मैं आजीवन हिंदू देवी देवताओं की बुराई करता रहूंगा। लालू यादव मंदिर मंदिर घूमत चलस, राबड़ी देवी छठ करस, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव वृंदावन मथुरा घूमस, रुद्राभिषेक करो। हाँ, रुद्राभिषेक कर लोग। इनके विधायक लोग मैंने जम के गाली देश लोग मैंने हिंदू देवी देवताओं को और हिंदू समाज में डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश करें। फायदा क्या हो सकता है? देखिए फायदा, जैसे काट तो लीजिएगा, चबा तो नहीं पाइएगा, पचा नहीं पाइएगा, थोड़ा विषयहीन हो लेकिन समझ लीजिए, जरूरी है सब। जैसे लेफ्ट की पार्टियां फिलिस्तीन का समर्थन करके वहां सरकार नहीं बना सकती हैं, उसी तरीके से हिंदू देवी देवताओं को गाली देकर भी राजद सरकार नहीं बना, अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है। बिहार में कालांतर में साबित भी हुआ है, आगे भी साबित होगा। इससे कोई बहुत बड़ा फायदा इनका नहीं होना है। हिंदू धर्म में ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी लोग हैं, हमें से बचपन से ही सिखाया जाता है कि दो बात किसी की सह लो। हम गांधी के अनुयायी हैं, हमें पता है हम आईसीस आप फलाना ढिमकाना को फॉलो नहीं करते हैं। हम किसी ऐसी अंधी किताब को फॉलो नहीं करते हैं जिस किताब में लिख दिया जाएगा कि कत्ल कर दो किसी का। समझिए बात को। बिल्कुल। कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। कई उस दिन भी तर्क में देख रहा था, किसी ने मेरे साथ किया था कमेंट में आकर कि कुरान में यहाँ लिखा हुआ है। अरे गलत पढ़ रहे हो, गलत अनुवाद कर रहे हो। जिस तरीके से तुमने मनुस्मृति का अनुवाद गलत किया, उसी तरीके से तुम कुरान का गलत अनुवाद करना चाहते हो। तुम उधर से करोगे, यहाँ वालों हंसेंगे, यहाँ से करोगे, वहाँ वाले हंसेंगे, दोनों को आपस में लड़ा दोगे। यही ना कबीर बोल के चले गए। कबीर की बात इतनी आसान थी, समझने वाले का फेर है। निंदक नियर राखी का जमाना था। आज दो बातें किसी को बुरा बोल दीजिए तो बर्दाश्त नहीं करता है लोग। लेकिन हाँ, राजनीति पर वापस आना जरूरी है। जी, आज के मुद्दे पे कि मैं बहुत स्मार्टली आपको बता दूं कि चर्चा खूब हो रही है कि अब तो लालू और कांग्रेस एक हो गया है। नीतीश कुमार को बुलाया, नीतीश नहीं गए, क्या होगा? नीतीश कुमार लगता है कि कुछ अब अलग सोच रहे हैं, भाजपा के साथ भी नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे?
तीसरा ही मोर्चा बनाएंगे ना। तो तीसरा मोर्चा बनाने के लिए क्या होगा, तो तीसरा मोर्चा बनाने के लिए सीपीआई के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया है। सीपीआई के कार्यक्रमों में चले गए। सीपीआई से इनका कोई लेना देना नहीं नीतीश कुमार का, जान लीजिए आप। तो बोल रहे थे कि हमको 30 साल पहले बड़ा समर्थन ये लोग किया है। सरकार का हिस्सा काहे नहीं बनाया सीपीआई को, मंत्री काहे नहीं बनाया सीपीआई को। आपको पता है कि वर्तमान में बिहार सरकार में सबसे ज्यादा अगर मुद्दों पर विरोध कोई पार्टी कर रही है तो वो सीपीआई है। अरे रत्नेश जी, भाजपा के पास उतने मुद्दे नहीं है जितना मुद्दा सीपीआई के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा को फर्क पड़ता है सीटेट और बीटेट के लोगों के लिए। नियोजित शिक्षकों के बारे में कोई लड़ाई लड़ रहा है क्या? एक दिन लड़ने गए, एगो कार्यकर्ता उसमें शहीद करा लिया अपना। वो फर्जी लड़ाई भाजपा की। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि बिहार में सीपीआई माने भ्रष्टाचार से लेकर शराबबंदी और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर मुद्दे पर सरकार की कलई खोल रही है। बिल्कुल। इसके पहले जब सत्र शुरू हुआ था तो माले के कई विधायक बाहर बैठ गए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए, और इन विधायकों का आज एजेंडा भी कुछ क्लियर हुआ। गाजा वाला मामला भी नीतीश कुमार में इंटरफेयर करस तो नीतीश कुमार के विधायक आके क्या बोलते हैं, जेले में डाल दो सबको। तो सीपीआई वाला फिर क्या बोला बाहर निकल के, क्या ऐसा बोलेंगे तो नहीं चलेगा सरकार। तो कहाँ जहां आप जोड़ रहे हैं वहां जुड़ने वाला नहीं है। नीतीश और सीपीआई एक नहीं है, ना किसी भी आयाम में होंगे। ये सरकार मोदी और भाजपा को रोकने के लिए बिहार में बनाई गई सरकार है, और यहाँ जबरदस्ती का जोड़कर समीकरण बनाया गया है महागठबंधन में। किसी का किसी से नहीं पटता है, लिख के ले लीजिए। यही सीपीआई विरोध में चुनाव लड़ी थी 2019 में 20 में, याद रखिएगा जी। क्यों लड़ी थी? क्योंकि इनका नहीं बैठता है इनके साथ। कांग्रेस 10 सीट मांगी है, और आज आपको पता होगा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार के खिलाफ बोला है। कि मतलब अभी क्या बेचैनी हो गई आपको, अभी तो लड़ाई भाजपा से ना है जी, तो हम तो भाजपा के लिए फाइट करेंगे, अभी आप अस्थिर रहिए। आप अस्थिर रहिए। अस्थिरा दिया मतलब। तो समझिए ये आपस में इतना लड़ रहे हैं, और इनकी लड़ाई इनके हिसाब से भाजपा के खिलाफ है। जो भाजपा इतनी मजबूत है, आप जितना ये बोल रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में, जितना ये हिंदू देवताओं को गाली दे रहे हैं, उतना ही इनमें टूट हो रही है। आज ही मैंने देखा कि ओबीसी का एक बहुत बड़ा जट था, सिवान से उठ कर आकर भाजपा ज्वाइन कर लिया। पिंटू कुशवाहा और उनके जो समर्थक थे सभी जाके ज्वाइन कर लिए। युवा नेता है। क्या क्या ऐसे साबित होता है कि पूरे प्रदेश के ओबीसी नाराज हैं, ईबीसी तो बहुत नाराज है। नीतीश खूब पैतरा कर रहे हैं। अब कल ही देखिए सदन में लेकर आएंगे आरक्षण बढ़ाने का मसौदा, कल नहीं तो परसों लेबे करेंगे, कल तो पेश करना है उन्हें रिपोर्ट भी। तो ये सारी चीजें जब नीतीश कुमार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? उनको पता है कि उनको नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा है जी। और आप जो अगर सीधा आंसर चाहते हैं सीपीआई वाले मामले का, जी जी जी, तो मैं आपको बता दूं कि नीतीश जिस तरीके से भाजपा का उपयोग G20 में किए, सही सीपीआई करेंगे। जिस तरीके से वो कार्यक्रमों में भाजपा के कहीं शिरकत करके और नेताओं को कह देते हैं अरे आपसे दोस्ती खत्म होने वाला है कभी, आजीवन दोस्ती। जिस तरीके से वो भाजपा के साथ रहते हुए भी राजद के साथ दोस्ती बनाए हुए थे, और जिस तरीके से नीतीश कुमार हमेशा प्लान बी लेकर चलते हैं, आरसीपी के दौरान ललन के दौरान अशोक चौधरी के दौरान फलना ढिमका, ये जो करके चलते हैं नीतीश कुमार, उसी रणनीति का हिस्सा है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स ही है। लालू यादव के राजनीति पर कांग्रेस और उनके द्वारा किया गया जो खेल था, उस पर नीतीश कुमार का ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कि हम सीपीआई के साथ चले जाएंगे, हम सीपीआई को साथ रखेंगे। लेकिन सीपीआई और नीतीश कुमार का कोई नेचुरल अलायंस नहीं है, नहीं हो सकता, असंभव है। ये दोनों बिल्कुल अलग दल हैं। नीतीश कुमार पावर को सेंट्रलाइज करने में विश्वास रखते हैं। सीपीआई का निर्माण ही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चलते हुआ है, पूंजीवाद के खिलाफ, जो लूप होल्स है डेमोक्रेसी में, उनके खिलाफ इसका निर्माण हुआ है लेफ्ट की पार्टियों का। तो निश्चित तौर पर एक अलग अलग विचारधारा की पार्टियां गठबंधन तो कर सकती हैं, एक नहीं हो सकती। मतलब ये सारा प्रकरण एक तरीके से देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव पर ही हमला था। हाँ, लालू और कांग्रेस का जो कार्यक्रम था उस पर सीधा हमला था नीतीश कुमार का। इस कार्यक्रम में जाना, यह आज देखे ना कि मैंने सदन के बाहर जहां भाजपा को और लड़ना था बाकी लोगों को, वहां जदयू और सीपीआई लड़ती नजर आ रही है जी। भाजपा तो साइड हो गई, भाजपा तो लड़ भी नहीं पाई बेचारी। वो तो कोई अरे हमको भी तो बुलाया जाए, तो कहाँ आपको जरूरत नहीं, हम लोग फरिया लेंगे आपस में।
चलिए, तो कहीं ना कहीं देखिए सीपीआई और नीतीश कुमार की जो नज़दीकियां बढ़ी हैं, ऐसे में एक बार फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन में रहते हुए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहते हुए उन्होंने किया है। और नीतीश कुमार हमेशा प्लान बी तैयार करके रखते हैं। महागठबंधन में जो स्थितियाँ पैदा होंगी, नीतीश कुमार प्लान बी, अपना पोर्टली जो है प्लान बी का खोलेंगे। पंचनामा लगातार हमारा जारी रहेगा, जुड़े रहिए, अपनी राय रखिए, देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।